श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, हल संधि जब हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे तब हमने हल संधि को बताया था। मैंने कहा देखो, ह से ल तक सभी व्यंजन वर्ण हैं। सभी व्यंजन वर्ण होने के कारण से इसको हल संधि कहते हैं। आ जाओ अंदर आ जाओ। तो एक यौगिक शब्द में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था, विद्याधन अर्थी। विद्या का अर्थ होता है शिक्षा और अर्थी का अर्थ होता है चाह रखने वाला या इच्छा रखने वाला। देखिए, जब चाह रखने वाला या इच्छा रखने वाला दो शब्द बनते हैं, इसका अर्थ होता है, इसका एक स्वतंत्र अर्थ होता है विद्या यानी शिक्षा, और अर्थी का अर्थ है चाह या इच्छा रखने वाला। जब ये दोनों शब्द जिनके अर्थ हों वो जुड़ते हैं तो वहाँ यौगिक शब्द बनता है। व्यंजन संधि, जिसको हम हल संधि भी कहेंगे, व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वह व्यंजन संधि कही जाती है। व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य, आगे व्यंजन होना ही चाहिए। व्यंजन का अर्थ तब होता है जब उसके हलंत लगा हो। आगे व्यंजन हो और पीछे स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है, तो भी वहाँ पर कौन सी संधि होगी? वो व्यंजन संधि होगी। देखिए, हमारे पास संधियाँ हैं, वो है तीन हैं। तीन संधियों में जिसके पीछे स्वर आया, जिसके पीछे व्यंजन आया और जिसके पीछे विसर्ग आया, ये स्वर व्यंजन विसर्ग संधि होगी। स्तुत्व, स्तोह, स्तुना, स्तुह, स या त वर्ग, त थ द ध न, का श या च वर्ग, च छ ज ज य के साथ आगे या पीछे योग होने पर स का श तथा त वर्ग का च वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, मनस धन चलती, मनस धन चलती, मनस चलती, मनस चलती। अब देखिए, यहां पर किस किस का योग हुआ? स और च का। स च का योग होने पर च बना। च में अ तो अपने आप ही लगा हुआ है ना, इसलिए च बन गया। मनस चलती इसका हो गया। स में च का योग होने पर श हो जाता है आधा। रामस धन शेते, रामस शेते, रामस धन शेते, रामश्यते। रामश्यते इसका शब्द बन जाएगा। तो देखिए, मनस धन चंचलम, मनस चंचलम, हरिस धन शेते, हरिष्यते, त वर्ग का च वर्ग, जैसे त होगा तो उसका च हो जाएगा।
सत धन चित, सच्चित, सत धन चित, तो क्या हो जाएगा? सच्चित। सच्चित हो जाएगा इसका। त का च है ना, त का च होता है सतधन चरितम, सतचरित्रम, उत धन चारणम, उच्चारणम, सतधन जनः, सज्जनः, उत धन ज्वलम, उज्ज्वलम, जगत धन जननी, जगत जननी, त का ज हो जाएगा। तो ष्टुत्व, ष्टुना, ष्टुह, यदि स या त वर्ग का श या ट वर्ग ट ठ ड ढ तथा ण के साथ आगे या पीछे योग हों तो स का श और त का त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। देखिए, वर्ग में तुम्हें समझा चुका हूं कि वर्ग कैसे होगा। वर्ग क ख ग ग ng, ये पूरा क वर्ग है। तो जब त वर्ग की बात हुई तो त थ द ध न पूरा आएगा। वो वर्ग, इस वर्ग को पहले मैं अच्छी प्रकार से यहाँ लिख कर समझा चुका हूँ, इसलिए इसको और परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। रामस्धन षष्ठ, रामषष्ठ, हरिशधन टिकते, हरीश टिकते, त वर्ग का ट वर्ग, तत धन टीका, तट्टिका, यत धन टीका, यट्टिका, उत धन उड्डयनम, उड्डयनम, आकृश धनतः, आकृष्टः, जशत्व, जलाम जशो अंते, पद के अंत में स्थित जल के स्थान पर जश हो जाता है। जलों में वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण तथा शश, श, श, स तथा ह कुल 24 वर्ण आते हैं। इस तरह जल के स्थान पर जश, जबगड होता है। वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। वर्ग का जो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण है, वर्ग का अर्थ है क, ख, ग, ग, है ना। तो इसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा, तीसरा का अर्थ है क, ख, ग हो जाएगा। इन चारों में से कोई भी आता है तो ग हो जाएगा, है ना। देखिए, वाक धन ईशः, वागीशः, वाक धन ईशः, तो यहां हो जाएगा क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा हुआ? ग, तो वागीशः। ये ई की मात्रा इसमें लग जाएगी, ग बनेगा, क का ग बन जाएगा, है ना। तो उसी वर्ण का जो है वो तीसरा वर्ग का, वर्ण नहीं, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। जगत धनिश, जगदीशः, त थ द बन गया। और सुप धन अंतः, सुबंतः, अच धन अंतः, अजंतः, दिक धन अंबरः, दिगंबरः, दिक धन गजः, दिग्गजः, सतधन सद्धर्मः, सतधन धर्मः, सद्धर्मः, अपधन जप, अपधन जम, अबजम, अप धन जम। प का क्या होगा? प वर्ग का प, फ, ब बन जाएगा। तो अ,
और प का ब आधा बनता है, आधा बनता है तो यहाँ स्वर नहीं है, इसलिए अबजम रहेगा। चितधन रूपम, चिद्रूपम, चर्त्व खरीच, यदि वर्गों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग के द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण या श, श, स आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। सदधनकारः, सदधनकारः, तो इसका पेला हो जाएगा। ये कौन से वर्ग का सदस्य है? त वर्ग का सदस्य है। तो त वर्ग का सदस्य होने से त हो जाएगा सत्कारः। यहां जिस वर्ग का सदस्य हो उसका पेला होगा। द है तो ये त वर्ग का सदस्य है, इसलिए सत्कारः हो जाएगा, त हो जाएगा। फिर लवधनस्येते, लप्स्येते, दिग्धनपालः, दिक्पालः, अनुस्वार, मो अनुस्वार, यदि किसी पद के अंत में म हो तथा उसके बाद कोई व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जब कोई वाक्य है तो वाक्य के अंत में आने वाला शब्द में यदि म कार आता हो तो म लिख के उसके हलंत लगाएंगे। यदि वाक्य के बीच में कहीं भी म कार आता हो तो वहां पर वो अनुस्वार लगेगा, अर्थात ऊपर बिंदी लगेगी। अनुस्वार समझती हो? वर्ण के ऊपर बिंदी का आना। और बहुत सारे क्या करते हैं, कम, जैसे कम आया, कम आया तो वो बिंदी यहां लगा रहे हैं, वो न तो इसके ऊपर है न इसके ऊपर है। कम लिखना है तो ठीक इसका जो ये डंडा है इसके ठीक ऊपर बिंदी आना चाहिए। बहुत सारे लिखते हैं पंचांग, तो इनकी बिंदियों को पीछे हटा देते हैं। ये बिंदी यहां लगा देंगे, ये बिंदी यहां लगा देंगे, जबकि बिंदी ऐसी आना चाहिए। और वो पढ़ने वाला उस बिंदी को इस अक्षर के ऊपर पढ़े इसको, या इसको इसके ऊपर पढ़े, कहां पढ़े, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जल्दबाजी में बिंदी हर कहीं नहीं लगाना। आप जल्दी में लगा ही रहे हो, यहां लगा रहे हो, इसकी बजाय यहां लगा दो, फर्क कुछ नहीं पड़ना है, हाथ थोड़ा सा ही चलेगा इधर। तो अनुस्वार बन जाएगा, जैसे हरिम धन वंदे, हरिम वंदे, अहम धन गच्छामि, अहम गच्छामि, वो ऊपर बिंदी बन के आ गया। अब इसके बाद आता है परस्वर्ण अनुस्वारस्य ययि परस्वर्ण, अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यह नियम पदांत में कभी नहीं भी लगता है। जैसे पदांत में संस्कृतम पठति, संस्कृतम पठति, अहम धनकित, अहं अंकितः, समधन कल्प संकल्पः, कुमधन ठित कुंठितः, अमधन चित अंचितः। इस प्रकार ये संस्कृतम पठति, संस्कृतम पठति, तो ये हो जाएगा संस्कृतम पठति। इसको हटाकर ये आधा लग जाएगा। इन सभी में ऐसी स्थिति बनी। लत्व तोरली, अब देखिए ऊपर का अनुस्वार हटाकर अलग अलग स्थान पर हमने कहीं ग लगाया है तो कहीं न लगाया, कहीं य लगाया है, तो वो क्यों लगाया है इसके संबंध में मैंने पहले बताया था कि यहाँ जो बिंदी आई है
वो इस वर्ग का पंचम वर्ण आधा बन के लगता है। यहाँ च है तो इस बिंदी को हटाकर यहाँ आधा यहाँ लगाएंगे, है ना। ये चीज मैं पूर्व के पाठ्य में बता चुका हूँ, वहां से एक बार और समझ लेना। लिखा है अभी था मैंने, तत्व तोरली, यदि त वर्ग के बाद ल आए तो त वर्ग के वर्णों का ल हो जाता है, किंतु न के बाद ल के आने पर अनुनासिक ल होता है। ल का अनुनासिक के चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है। तत धन लंगनम, तल्लंगनम, जैसे आधा त था आगे तो उसका आधा ल बन गया। तत धन लीनः, तल्लीनः, त का पीछे जाके ल बन गया। उत धन लिखितम, उल्लिखितम, उत धन लेख, उल्लेखत, हर त आधे त का आधा ल बन चुका है। महान धन लाभ, महान लाभ, ऊपर चंद्रबिंदु बन गया, वो हा के ऊपर आया, आगे वाले अक्षर पर आएगा वो न। विद्वान धन लिखिता, विद्वान लिखित लिखती, विद्वान धन लिखती, विद्वान लिखती, छत्व शो अटी, यदि श के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो या र ल व अथवा ह हो तो श के स्थान पर छ हो जाता है। यदि श के पूर्व में, मतलब पीछे श आता हो यहाँ पर और उसके पूर्व में, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो या र ल व हो तो उसके स्थान पर छ हो जाएगा। एतत् धन शोभनम, एतत् शोभनम, एतत् धन शोभनम, एतत् शोभनम, एतत् शोभनम, यहाँ पर त और श बन के त का तो च बन गया, श का छ बन गया, ठीक है। ऐसे ही ततदन श्रुत्वा तच्छ्रुत्वा, च का आगम छे च, यदि हस्व स्वर के पश्चात छ आए तो छ के पूर्व च का आगम होता है। उरुधन छाया, तरुधन छाया, उरु नहीं, तरुधन छाया, तरुधन छाया। देखिए यहां पर आया स्वर, यहां पर आया क्या, व्यंजन, तो आगे या पीछे स्वर आए उससे कोई लेना देना नहीं। यदि यहां व्यंजन हो या यहां हलंत हो तो व्यंजन संधि ही होगी। तो यहां व्यंजन संधि हो रही है तो क्या हो जाएगा, यहां तरु छाया, तरु छाया, ऊ का च बन गया और छाया अपनी जगह है ये। अब उसके बाद आता है अनुदन छेद, अनुच्छेद, परिधन छेद, परिच्छेद, र का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना, रो री। यदि र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है तथा उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। स्वर धन राज्यम, स्वराज्यम, स्वर धन राज्यम, तो स्वराज्यम देखिए कैसे होता है। स्वर धन राज्यम, स्वराज्यम,
ये र की यहाँ मात्रा लग जाएगी, है ना, ये तो रा है, ये रा से रा, और र की इसमें स्वराज्यम हो जाएगा, स्वराज्यम। निर्धन रोग, निरोग, छोटी मात्रा है तो बड़ी हो जाएगी आगे वाले वर्ण की, इससे पहले वर्ण की। निर्धन रस, नीरस, न का न होना, यदि एक ही पद में री, र या श के पश्चात न आए तो न का न हो जाता है। उदाहरण कृष्ण, विष्णु, स्वर्ण, वर्ण इत्यादि। अट अर्थात अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, आई, औ, ह, य, व, क वर्ग, प वर्ग, आंग तथा नुम, इन वर्णों के व्यवधान में भी यह णत्व विधि प्रवृत्त हो जाती हैं। जैसे नरा का धन नाम, नराणाम, नरा ऐसा का ऐसा हो गया और ना का ना हो गया। ऐसे ही ऋषि धन नाम तो ऋषि नाम, ना का ना हो गया। इस प्रकार ये व्यंजन संधि पूर्ण होती हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में सबसे बढ़िया है यहाँ प्लस के पहले विसर्ग आए, यहाँ कुछ भी आए तो हमारी व्यंजन संधि ही होगी। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। सत्व विसर्जनीय सह, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा श, श, स हो तो विसर्ग का स हो जाता है, परंतु यदि विसर्ग के बाद श हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो आएगा, तथा यदि ट या ठ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। देखिए नमः धनते तो नमस्ते, विसर्ग का क्या हो गया, स हो गया। बालकः धनतर्ति, बालकस्तर्ति, विसर्ग का स हो गया। इतः धन ततः, इतस्ततः स हो गया। निह धन चलः, निश्चलः श हो गया। शिरः धन छेदः, शिरश्छेदः, यहाँ भी श हो गया। धनु धन टंकार, धनुष टंकार श हो गया, है ना। शत्व, यदि विसर्ग के पूर्व ई या उ हो तथा बाद में क, ख या प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। निह धन कपटः, निष्कपटः, निह धन फलः, निष्फलः, दुह धन कर्मः, दुष्कर्मः, इसमें श हो गया। ऐसे ही यदि नमः और पुरः के बाद क, ख या प, फ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। नमः धनकारः, नमस्कारः, ऐसे पुरः धनकारः, पुरस्कारः। चूंकि उस संधि को हम अच्छी तरह से समझा चुके हैं इसलिए अब ये जल्दी समझ में आ रही होगी। विसर्ग का रुत्व, उत्व, गुण तथा पूर्व रूप। अतो रोरप्लुता दप्लुते, अतो रोरप्लुता दप्लुते, अर्थात यदि विसर्ग के से पहले हस्व अ हो तथा उसके पश्चात भी हस्व अ हो तो विसर्ग को रू आदेश, रू के स्थान पर उ आदेश, उसके बाद अ धन उ के स्थान पर गुण, गुण का अर्थ है ओ, है ना, तथा ओ धन अ के स्थान पर पुरु रूप एकादेश करने पर ओ ही रहता है। ओ के बाद अ की स्थिति अवग्र के चिन्ह के द्वारा दिखाई जाती है। बालः धन अयम, तो यहाँ पर हो जाएगा बाल अयम, बाल धन अ, धन विसर्ग, धन अयम, बाल और अ उ मिलके अयम, तो बालो अयम। अधन उ को ओ आदेश होता है। बाल धन अ धन उ धन अयम, बालो अयम। ओ धन अ को अवग्र परिवर्तन रूप बालो अयम। सह धन अवदत्, सो अवदत्। नप धन अवदत्, नपोदत्। प्रथमा धन अध्याय, प्रथमोध्याय। हरीश
हसी च, यदि विसर्ग से पहले अ हों तथा बाद में वर्गों के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण, वर्ग का तुम्हें पता ही है, वर्ग जैसे क ख ग ग घ, ये क वर्ग है। तो वर्ग का जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, अब क वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्या होगा? क ख ग ग घ, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। हाँ, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा य र ल व या ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र, पुनः र आदेश का उ, तदनंतर अ धन उ को गुण होकर ओ हो जाता है। तपः धनवनम, तो इसका तपोवनम हो जाएगा। तपः धन अ धन र धनवनम, तप धन उ अ धन उ धनवनम और तपोवनम हो जाएगा। ऐसे मनः धन रथ मनोरथ, बालः धन गच्छति बालो गच्छति। ऋत्व विसर्ग र, यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। मुनि धन अयम, तो इसका विसर्ग इसका पूरा अगर अलग अलग करें तो मुनि धन अयम, मुनिः धन अयम, म धन उ धन न धन ई धन विसर्ग, धन अ धन य धन अ धन म। है ना? तो इसमें यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो देखिए, इस विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर अन्य स्वर हैं, ठीक है, दूसरा स्वर है और बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो। देखिए बाद में स्वर हैं तो उसके स्थान पर क्या होगा? र हो जाता है। तो क्या होगा? मुनिरयम। ये तो मुनि है, ये इन दोनों से मुनि बना, ये मुनि, मुनि, ठीक है, इन दोनों से नहीं बना, इन दोनों से मिलकर र बन जाएगा। इसका र बनेगा, ये इसमें जुड़ेगा तो पूरा र हो जाएगा। मुनि र, यह पूरा है, ये म, मुनिरयम। ये यम तो ऐसा का ऐसा लग गया और मुनि ऐसा का ऐसा लग गया और इस विसर्ग का र हुआ और उसमें जो हमारा इस विसर्ग का, ये जो विसर्ग है इसका र हुआ और उसमें अ जुड़ा तो पूरा रो हो गया। मुनिरयम। हरिः धन आगच्छति हरिरागच्छति, गुरुः धन जयति गुरुर्जयति। इस प्रकार हमारी दोनों संधियाँ पूर्ण हो जाती हैं। यहीं समाप्त करते हैं।